सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सुपर रिवीजन मैराथन स्टार्ट करी थी डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो जो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने फर्स्ट डे की वीडियो डाल दी थी, ठीक है, और ये मैं एग्ज़ाम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, मतलब जो एग्ज़ाम पहले है उसकी पहले से स्टार्ट कर रही हूँ। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स अगर ज़्यादातर सब्जेक्ट में कोशिश करूँगी कि कवर हो जाएँ। तो आज डे 1 है डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और आज हम करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। हमें क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादातर क्वेश्चन फ्रेम हो जाएं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाए, मैं उस पर भी आपको बता दूंगी बीच बीच में ही कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक जो है समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करने वाली, बट ब्रीफ में मैं आपको बताऊँगी, यानी मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी कि कौन से आंसर में कितना लिखना होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, राइट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि जब मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, आप लोगों ने तो वो नहीं देखी होगी, कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, जैसे इन्होंने हमें बोला है व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, तो इसमें हम सीधे लॉज ऑफ लर्निंग हमें एक्सप्लेन नहीं करना। सबसे पहले इन क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, तो इसलिए हमें लर्निंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप लर्निंग के बारे में बताएंगे कि लर्निंग क्या होता है, ठीक है। उसका नेचर भी बता सकते हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस आते हैं, ट्रेनिंग आती है, गोल ओरिएंटेड होता है, पर्पस होता है। तो आप पहले सब पूरा ये बता देंगे कि लर्निंग क्या होती है। उसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, तो जो भी इसके लॉज ऑफ लर्निंग हैं आपको वो बताने पड़ेंगे। सबसे पहले आप एक काम करना, इसमें एक फ्लो चार्ट बना लेना। देखिए इसमें सबसे पहले लॉज ऑफ लर्निंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कुछ भी आ सकता है। तो प्रिंसिपल्स लिख के एक फ्लो चार्ट बना लेना, उसमें लिख लेना प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। ये आपको पहले स्टार्टिंग में करना होगा। प्राइमरी लॉ के अंदर आप फिर टेबल बनाना और 3 लिख लेना कि प्राइमरी लॉ में कौन से लॉज आते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। फिर सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में 5 लॉज आते हैं, तो आप 5 चार्ट बनाना, मतलब 5 टेबल बना देना, ठीक है, इससे हो जाएगा। तो और फिर आप क्या करना, उनको थोड़ा थोड़ा एक पैराग्राफ उन सबको एक्सप्लेन कर देना। अब नेक्स्ट है राइट देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जगह मैंने इम्प्लीकेशंस लिखना था, गलती से क्वालिफिकेशंस लिख दिया। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है। हर एक का आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताना है कि जैसे सबसे पहले अगर आपने एक्सप्लेन करा है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि बच्चों को पहले रेडी होना चाहिए, खुद वो माइंड से प्रिपेयर हों तो ही हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर उसकी आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखनी है। पहले एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना, फिर एक पैराग्राफ में आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बता देना। फिर जैसे सेकंड नंबर पे आपने लिखा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, उसको एक्सप्लेन करके आप उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बता देना। इसमें ऐसा आपको करना है कि जो जो आप लिखते जा रहे हो वो आपको लिखना है, मतलब जो जैसे आपने सबसे पहले जो भी लॉ लिखा उसकी आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बतानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय थॉर्नडाइक एंड पावलोव, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यानी कि इन्होंने 2 चीज़ें इसमें हमसे पूछी हैं कि थॉर्नडाइक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और पावलोव ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें हमें सारी चीज़ें मिलके बता देनी है, यानी कि इसमें हमें जितनी भी नॉलेज है हमारी थॉर्नडाइक को लेके, पावलोव को लेके, और कोई साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये हमसे पूछते हैं, स्किनर वगैरह किसी के बारे में भी पूछते हैं, तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है ना इस क्वेश्चन में हमें दिखा देनी है, क्योंकि जितना पढ़ के गए हैं यही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि थॉर्नडाइक की हम दिखा सकते हैं, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, पजल बॉक्स बनाया था बेसिकली, ठीक है, वो उसको आपको एक्सपेरिमेंट को ट्राई बताना है। फिर उसमें आप लिख सकते हो, उसमें 4-5 चीज़ें थी, जैसे गोल था एक गोल था, ड्राइव था, ब्लॉक था, रैंडम मूवमेंट्स की थी, चांस, सक्सेस, सिलेक्शन, फिक्सेशन, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है थॉर्नडाइक का, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको करना है पावलोव को भी आपको जितना अच्छे से आता है वो कर देना, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी, या आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं एक्सप्लेन एस टाइप कंडीशनिंग या थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। या तो आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम दे सकते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट्स बताओ, या तो उन एक्सपेरिमेंट्स के नाम दे सकते हैं और उसके बारे में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। और अगर आप पिक्चर बना सकते हो, जैसे डॉग को सलाइवा वाला एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो।
मतलब लिखना है आपको, और मैं कह रही हूँ कि आपको डायग्राम बना सकते हो तो आप वो भी बनाओ, ठीक है। जैसे कि हमारी जो बुक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, जो BK पाल नीरा साद की बुक जो थी, उसमें एक पेज नंबर 16 पे एक टेबल दी हुई है स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग। आप वो अगर बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है तो। उसके बाद आप एक चीज़ ये भी याद रखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं देते। जैसे कि हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करे, तो इसमें भी अगर पहले 2 क्वेश्चन अगर हम देखें, हम पहला ही क्वेश्चन देखें व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग, तो इसमें सिर्फ अगर हम इस पार्ट को भी देखें तो इसमें भी 2 चीज़ें पूछी है। पहले लर्निंग के बारे में पूछा है, फिर लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में पूछा है, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पूछी है। तो या तो ये ऐसे आ सकता है 6+4 के मार्क्स में आ सकता है, या 5+5 में भी आ सकता है, या 4+6 में आ सकता है। तो ये किस में आ रहा है, मतलब कौन से पार्ट को कितने नंबर मिल रहे हैं, उस हिसाब से आपको लिखना है। जिस पार्ट को ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना है। और आपको टीचर्स ने बोला होगा कि आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, जितना इम्पॉर्टेंट है उतना लिखना है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स ने आपको बोला होगा, लेकिन ऐसे नंबर नहीं मिलते, इसे बोलने की बात हो जाती है। नंबर आपको तभी मिलेंगे जितना ज़्यादा आप लिखोगे, और आप उनसे शीट्स अपनी कंपैरिजन कर सकते हो, मार्क्स कंपेयर कर सकते हो, जिन्होंने कम लिखा है और जिन्होंने ज़्यादा लिखा है। तो लिखने के मार्क्स मिलते हैं। ये जो DLED है ये ऐसे नहीं होती, इसमें ज़्यादातर जैसे हमें फाइल्स भी इतनी सारी बनानी पड़ती है, लिखना भी इसमें काफ़ी पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीइंफोर्समेंट, व्हाट्स आर द डिफरेंट टाइप। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रीइंफोर्समेंट क्या दे रखा है। तो ठीक है, रीइंफोर्समेंट के बारे में आप लिख सकते हो कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। जब हम किसी भी बच्चे ने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद जो हमारा एक्शन होगा वो रीइंफोर्समेंट होता है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपको इसको प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो क्या होगा। देखिए, पॉजिटिव में आप हमेशा एक चीज़ ये याद रखना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कुछ ना कुछ जुड़ता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमेशा कोई ना कोई चीज़ छीनी जाती है। जैसे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे कि बच्चा होता है, अगर उसने कुछ अच्छा करा, हमने उसके लिए क्लैपिंग करा दी तो उसे एक तारीफ़ मिली। या फिर और अगर एक बच्चा है और वो अपने एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बातें करता है और वो पढ़ता नहीं है, और हमने उसकी सीट चेंज करवा दी, उससे वो चीज़ छीन ली, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमेशा अच्छी नहीं होती। ठीक है, बस इतना याद रखना कि पॉजिटिव में कुछ चीज़ दी जाती है और नेगेटिव में कुछ चीज़ छीनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो पैवलोव वाली थी, और ऑपरेंट कंडीशनर जो थी वो स्किनर वाली थी। ठीक है, ये सब आपको बताना है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसमें रिस्पोंडेंट का बिहेवियर देखा जाता है, और ऑपरेंट में ऑपरेशन का, मतलब जो ऑपरेंट बंदा है उसका बिहेवियर देखा जाता है। तो ये सब आपको मिल जाएगा पेज नंबर 25 के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बुक से, और इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, जो और देखिए, अब एक टॉपिक है जो मैंने इसमें नहीं दे रखा, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या जेस्चुअल थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में भी है, जिसने उसमें चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट, ये सब भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आ सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन फ्रेम करके दूं, और ये भी इसी टाइप में आएंगे कि आपको एक्सप्लेन करना है। उन्होंने नाम दे दिया इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बारे में, आप क्या जानते हो लिखो, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इन्होंने हमसे इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट पूछे हैं। सबसे पहला इन्होंने हमसे पूछा है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, कन्वर्जेंट थिंकिंग किसने दी थी, गुलिफोर्ड ने दी थी, JP गुलिफोर्ड ने दी थी। इसका मतलब था करेक्ट, कन्वर्जेंट में क्या होता है, हम 1 करेक्ट आंसर को देते हैं। ठीक है, मतलब एक आंसर जो होगा उसी को हम सही देंगे, या तो वो सही है या वो गलत है। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है एक क्वेश्चन है लेकिन उसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे को बोला गया कि 2 के मतलब जैसे एक बच्चे को बोला गया कि आपके पास इतने सारे कलर्स हैं, आप इससे क्या क्या बना सकते हो, इसमें क्या क्या कलर्स कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है एक बच्चा गार्डन बनाएगा, क्या पता कोई बच्चा हाउस बनाए, कोई ट्रीज़ बनाए, कोई रेनबो बना दे, या फिर कोई और अच्छा एक्सपेरिमेंट करके उससे क्रिएटिविटी दिखा दे। तो ये होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट में हमारे पास एक ही आंसर होता है, अगर हमने वो आंसर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो गलत है। और डाइवर्जेंट में एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको पहले कन्वर्जेंट थिंकिंग एक्सप्लेन करना है, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग एक्सप्लेन करना है, और सिर्फ जो इन्होंने पूछा है हमें वो ही एक्सप्लेन नहीं करना होता, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होती है, जैसे कि हम इनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं बच्चों के अंदर,
कन्वर्जेंट थिंकिंग को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि बच्चे की थिंकिंग कैसी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ नीड्स डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट, यानी नीड्स और इंटरेस्ट में इन्होंने डिफरेंस पूछा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड। तो देखिए नीड क्या होती है, नीड होती है ज़रूरत। नीड के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे कि सबसे पहले ये साइकोलॉजिकल नीड, जैसे पानी खाना हो गया, साइकोलॉजिकल नीड, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते। स्लीप के बिना हम नहीं रह सकते। तो ये हो गया ये हो गई नीड्स जिनके बिना हम नहीं रह सकते। और फिर है इंटरेस्ट के बारे में पूछा है। इंटरेस्ट होता है हमारा चाहना ना चाहना, लेकिन उसके बिना हम रह सकते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट है कि आपको एक बार माउंटेन्स पे जाना है, लेकिन आप उसके बिना रह सकते हो अगर आप नहीं गए तो। लेकिन नीड में पानी, आप पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ये इसका डिफरेंस है और आपको इसमें काफ़ी सारा एक्सप्लेन करना है। मैंने तो बस ब्रीफ में बताया है आपको। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पार्ट में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 5 टाइप्स ऑफ नीड्स होती हैं, जिसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है प्राइमरी नीड्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और जो सेकेंडरी नीड्स है वो इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब उसके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हमें सेकेंडरी नीड्स ना मिले तो। और प्राइमरी नीड्स ना मिले तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। जैसे प्राइमरी नीड्स क्या होता है, फूड, वाटर, स्लीप हो गया। सेकेंडरी नीड्स में भी 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी नीड्स। अब देखिए आप ऐसी एक जगह पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ आपको खाना पानी तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पे कोई नहीं रहेगा। फिर है लव एंड बिलोंगिंग इज नीड, यानी आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। एस्टीम एंड नीड्स है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जब हमें पहले की 4 मिल जाती हैं, उसके बाद जो लास्ट नीड बचती है वो है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये सारी नीड्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक पर्सन के लिए एग्जिस्ट करना एक सोसाइटी में, ठीक है। तो इसमें आपको जितना लिख सकते हो उतना आपको लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट इन्होंने हमें दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू नो अबाउट मोटिवेशन साइकिल, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप। तो सबसे पहले इसमें भी आपको मोटिवेशन को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको डेफिनेशंस याद है, मतलब जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डेफिनेशंस दी थी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। नहीं याद तो आपको जो एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब मोटिवेशन के बारे में आपको कुछ बताना है, फिर आपको मोटिवेशन साइकिल एक्सप्लेन करनी है, जो कि आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, देखिए अगर हम जेन्युइनली सोचें कि हमें मोटिवेट होना है, तो उसके लिए कोई ना कोई नीड होगी। जैसे कि हमें एक जॉब चाहिए, हमें टीचिंग की जॉब चाहिए, तो वो हमारी नीड है, वो हमारी ज़रूरत है। फिर उसके लिए हमें एक मोटिव मिलेगा कि क्या मोटिव है वो करने के लिए। फिर हमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमें करना पड़ेगा, यानी उस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ बिहेवियर करने पड़ेंगे। फिर हमें मिलेगा गोल। फिर जिस दिन हमारी जॉब लग जाएगी, कुछ टाइम हमें रहेगा कि न्यू जॉब है, हम एक्साइटेड रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो जितनी एक्साइटमेंट थी वो कम हो जाएगी, फिर हम किसी नई चीज़ की तरफ भागेंगे, फिर हमें उस चीज़ की नीड होगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए इसे बोलते हैं मोटिवेशन साइकिल। अब देखिए मोटिवेशन साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये भी पेज नंबर 49 पे आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है व्हाट आर इट्स टाइप। तो कितने टाइप्स होते हैं इसके, 2 टाइप्स बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स और सोशल मोटिव्स, ठीक है। अदर क्लासिफिकेशन में इंट्रिस्टिक मोटिवेशन और एक्सट्रिस्टिक हो सकती है। इंट्रिस्टिक इन मतलब अंदर की जो मोटिवेशन होती है, जो हमें खुद से मिलती है। जैसे कि एक बच्चे को पढ़ना है क्योंकि वो खुद मोटिवेटेड है, उसे किसी के कहने या सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पढ़ लो। अब एक बच्चा है वो इसलिए पढ़ता है ताकि उसे तारीफ़ मिले, वो है एक्सट्रिस्टिक मोटिवेशन, यानी बाहर की चीज़ उसे इफेक्ट कर रही है। जिस दिन तारीफ़ मिलना बंद हो जाएगी वो बच्चा पढ़ना भी बंद कर जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को लाइफ में कुछ एम है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसे ऑब्टेन करना है, वो अंदर से मोटिवेट होगा, इंट्रिस्टिक मोटिवेशन होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स इन योर क्लासेस फेसिंग प्रॉब्लम विद मेमोराइजिंग, व्हाट मेथड्स विल यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव मेमोराइजेशन इन स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें आपको एक काम करना, मेमोरी को एक्सप्लेन कर देना। फिर इन्होंने हमसे पूछा है कि बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कुछ चीज़ें लर्न करने में, तो उसके बाद ना एक काम करना, आप ये बता देना कि बच्चे कैसे मतलब आपको कैसे आइडेंटिफाई करा आपने कि बच्चे याद नहीं कर पा रहे, ठीक है। जब आपने ये आइडेंटिफाई करा, फिर ऐसी कौन सी मेथड्स या टेक्निक्स है जो आप अपनाएंगे, जैसे कि बच्चों के विल पावर को इन्हांस करेंगे, उनका इंटरेस्ट और अटेंशन डेवलप करेंगे, उनकी हेल्थ और गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और न्यू डिवाइसेस यूज़ करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो ये सब आएगा बाद में, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये कैसे आइडेंटिफाई करा कि बच्चे मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये बताना कि आप क्या टेक्निक्स यूज़ करोगे जिससे बच्चे लर्न कर पाए, ठीक है। और उससे भी स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है कि मेमोराइजेशन होता क्या है, मेमोरी क्या होती है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रीजन अफेक्टिंग मेमोरी, इन व्हाट वेज यू कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ फॉरगेटिंग। तो इसमें भी वही है क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन थोड़े मिक्स हो गए हैं, ये एक ही क्वेश्चन आना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी, मेमोरी को एक्सप्लेन करना, रीजंस क्या हो सकते हैं मेमोरी को इफेक्ट करने के, वो भी बुक में दे रखा है कि क्यों बच्चे इफेक्ट हो जाते हैं मेमोरी से, मतलब क्यों बच्चे भूल जाते हैं चीज़ों की, चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं, जैसे बच्चे रिट्रीव नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिल पाता बच्चों को, बच्चे रिपीटेशन नहीं कर पाते, प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता। अब फिर इसमें है कि आप फॉरगेटिंग को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, बच्चों की विल पावर को इन्हांस करके, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करवा के, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख के, इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो बच्चों की जो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं तक कम हो जाएगी। What are the different types of transfer of learning? What are its educational implication? What are the factors affecting transfer of learning? तो सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में बता सकते हैं, जब हम एक लर्निंग को दूसरी जगह यूज़ करें या एक लर्निंग जब दूसरी जगह इफेक्ट करे, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उसके बारे में आपको बताना है, आप कुछ उसकी टाइप्स बता सकते हैं कि कैसी टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बायलेटरल, ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अब इसके बाद इन्होंने पूछा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है, कि हम एजुकेशन में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड करिकुलम्स यानी करिकुलम में इसको ऐड करके, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ऐड करके, कोरिलेशन से, ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किन किन चीज़ों की वजह से इफेक्ट होती है, जैसे इंटेलिजेंस के ऊपर, सब बच्चों की माइंडसेट एक जैसी नहीं होती, सब बच्चों का अटेंशन एक चीज़ों में नहीं बना रह सकता, सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो वो सब हमें इसमें लिखना है। आप इसमें फ़्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर ट्राई करना कि जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो, और सिर्फ बड़ा लिखने में ही नहीं, आप थोड़े डायग्राम बना लो, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिव लर्निंग बुक में भी इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से दे रखा है। फिर जितने फैक्टर्स आते हैं आप पहले यहाँ लिख लो, जितने भी आपको लर्न है, फिर जो यहाँ लिखा उसकी हेडिंग नंबर 1 करके नीचे डाल दो और उसको एक्सप्लेन करो। तो ये सब आप कर सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या होती है वो फंक्शंस बताने हैं गाइडेंस के, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो पहले मिस हो गए, मतलब मैं इनको ऐड नहीं कर पाई, ज़्यादातर इन पे क्वेश्चन नहीं बना पाई और ये मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, पर मैंने इसमें फिर भी लिख दिया कि फंक्शंस बताने हैं गाइडेंस की, उसकी ज़रूरत क्या है और एरियाज़ क्या हैं गाइडेंस के, किन किन एरियाज़ पे हमें गाइडेंस चाहिए होती है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि जो गाइडेंस होता है और काउंसलिंग होता है, इसके बीच का मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। पहले आपको इसमें गाइडेंस का मतलब बताना है कि गाइडेंस क्या होती है। गाइडेंस हमारी हर एक लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये हमें चाहिए होती है, कभी कभी ओकेजनली चाहिए होती है, ये हमारी एक बेसिक नीड है। गाइडेंस भी नीड होती है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें अपनी डेवलपमेंट जब हमारी होती है, वो डेवलपमेंट प्रोसेस जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको बताना है कि काउंसलिंग क्या होती है, ठीक है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है काउंसलिंग को। तो और फिर ये बताना है व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग जो होती है उसके डिफरेंट क्या टेक्निक्स हैं, हम किन किन तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। देखिए एक टेबल भी दी हुई थी, पेज नंबर तो मुझे अभी नहीं याद, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बुक में ही दी हुई है टेबल, जिसमें गाइडेंस और काउंसलिंग का डिफरेंस दे रखा है। उसमें बेसिकली यही बताया है कि गाइडेंस ब्रॉड टर्म होती है, काउंसलिंग शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, ये सब बताया हुआ है। और उसके बाद भी उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि टेक्निक्स क्या है काउंसलिंग की, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव, ये 3 टेक्निक्स हैं और आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि आपको पूरी हेडिंग देनी है, डायरेक्टिव टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, नॉन डायरेक्टिव टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, इन सबको एक्सप्लेन करना है, इलेक्टिव टेक्निक ऑफ काउंसलिंग फिर आपको इस पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर एक टॉपिक और भी था जो मिस नहीं हुआ, मैंने जान के ही वो नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाता, कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू भी हम मेंटेन कर सकते हैं बच्चे के डाटा को, जिसमें उसका पर्सनल डाटा आता है, फैमिली बैकग्राउंड आता है, स्कोलेस्टिक्स, कोस्कोलेस्टिक एरियाज़ भी आता है, फिर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी होते हैं, उसके बारे में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के बारे में हम इसमें लिख सकते हैं कि हम ऐसे बच्चों का डाटा स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बुलिंग, व्हाट आर इट्स टाइप, कॉजेज एंड इफेक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एग्रेशन के बारे में भी आ सकता है, बुलिंग के बारे में भी आ सकता है,
तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, अब्यूज़ के बारे में भी आ सकता है इसमें, बच्चे ड्रग्स वगैरह का टॉपिक भी इंक्लूड है। तो बुलिंग के बारे में बताना है कि ऐसा बिहेवियर जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए, जिसमें बच्चा अपनी पावर दिखाना चाहता है, उसको बोलते हैं बुलिंग। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, बुलिंग बोल के भी हो सकती है, सोशल बुलिंग भी हो सकती है और फिजिकल बुलिंग भी हो सकती है। बोल के जैसे बच्चे ने गाली दे दी, नाम चिढ़ाते हैं बच्चे। सोशल बुलिंग में क्या होता है, चलते चलते हिट करके चले जाना, धक्का दे के चले जाना, किक करके चले जाना, ठीक है। सोशल बुलिंग में ऐसे होता है कि हम सबको बोलते हैं कि इस बच्चे से आपको बात नहीं करनी, फ्रेंड्स बोलते हैं इस बच्चे से बात नहीं करनी, वो होती है सोशल बुलिंग। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ बच्चे पावर गेन करने के लिए भी करते हैं। और इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट में होता है जिस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है उसमें लो कॉन्फिडेंस, स्लीप डिसऑर्डर, वो बच्चा रोता है, फ्रीक्वेंट क्राइंग होती है, तो ये सब इससे हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस सर्विस टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस सर्विस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस। तो सबसे पहले आपको इसमें गाइडेंस के बारे में बताना है कि गाइडेंस क्या होती है और गाइडेंस क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे गाइडेंस क्या होता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना। फिर इसमें पूछा है कौन सी ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जिससे हम एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसमें आपको एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। जैसे कि मीटिंग हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, उसके बारे में बताना है। तो इसमें एक टेबल आप बना सकते हो। जैसे सबसे पहले जो बच्चे निकल गए स्कूल से, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, और जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हो, उनकी ऑब्जर्वेशन करनी, साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना, काउंसलिंग करवाना, ये सब हम कर सकते हैं। तो अब इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है कि टीचर्स कैसे उन बच्चों को हैंडल करें, टीचर कैसे काउंसलर बने। रोल ऑफ काउंसलर विद टीचर, मतलब काउंसलर का रोल टीचर के साथ क्या होता है कि वो बच्चों को गाइड कर पाएँ। तो देखिए सबसे पहले वो स्कूल्स में कोऑपरेशन करके बच्चों को टीचर आइडेंटिफाई करके काउंसलर के पास भेज सकती है। तो ये आप जर्नली आप माइंड से सोच के भी इसका आंसर लिख सकते हो। और इसमें एक टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर, कि कौन मतलब गुड काउंसलर कैसा होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी बच्चों से भरोसा करे, पेशेंट हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं गुड काउंसलर के खूबियाँ होती हैं, फीचर्स होते हैं उसके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, व्हाट आर सम कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यानी कि इन्होंने सबसे पहले हमसे पूछा है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स कौन होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स आप लोगों को पता ही होंगे, जो ऐसा कुछ एरिया जो वो ना कर पाएँ, यानी कोई ऐसा बच्चा जिसको ब्लाइंडनेस है, वो देख ना पाए, कोई बच्चा ऐसा है जिसको जो सुन ना पाए, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है। तो वो होते हैं डिफरेंटली एबल स्टूडेंट, जो बाकी बच्चों से थोड़े अलग होते हैं और वो उस स्पेसिफिक काम को नहीं कर पाते उतने अच्छे से जितने नॉर्मल बच्चे कर पाते हैं। तो इसकी कैटेगरीज क्या है, जैसे कि कई सारी कैटेगरीज है। इसमें आप ये देखना कि कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 4 + 2 + 3 है, ऐसे मतलब ऐसे आपको ये देखना है कि कौन सा मार्क्स कितने, कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है। जैसे कि डिसेबिलिटी में आप सबसे पहले बहुत सारी डिसेबिलिटी हैं, जैसे कि ऑटिज़म हो गया, ठीक है, ऑटिज़म हो गया, उसके बाद इमोशनल डिस्टर्बेंस डिसेबिलिटी हो गई। तो इसमें हेडिंग देनी है और ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उस अकॉर्डिंग हमें हेडिंग देनी है और उसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स हो गए, उनके बारे में लिखना है और उनको एक्सप्लेन करना है। नीचे लिखा भी हुआ है एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव वर्ड से हमें क्या समझ आ रहा है, इंक्लूड करना, यानी सबको मिला के चलना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग स्कूल हो गए, और कोई सुन नहीं सकते बच्चे उनके लिए अलग स्कूल हो गए, जो चल नहीं सकते उनके लिए अलग स्कूल खोल दिए गए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एम ही यही था कि सारे बच्चे एक साथ मिलके पढ़ें, उन्हें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट ना करा जाए, सबको एक तरह से हम माने। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जो बच्चे देख नहीं सकते उन्हें आगे बिठाओ, जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें आगे बिठाओ, जिनको चलने में दिक्कत है उनके लिए रैंप बनवाओ, उनको ऐसे ग्रुप्स में डालो कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, सब बच्चों को पढ़ाना, क्या सिद्धांत है कि सब बच्चे पढ़ पाएँ, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हमें पता चल पाएँ, और बच्चों में सोशल जस्टिस की भावना डेवलप हो, बच्चों में कॉपरेशन की भावना डेवलप हो। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ पढ़ने वाला मेंबर या उनका फ्रेंड थोड़ी प्रॉब्लम में है तो वो उनको हेल्प करेंगे। तो यही इसका एम था। हु आर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड स्लो लर्नर्स, यानी गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं और स्लो लर्नर्स कौन होते हैं।
गिफ्टेड स्टूडेंट्स आपको पता होंगे कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जैसे वो एवरेज होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते, सोशल फिजिकल एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। कुछ होते हैं कॉग्निटिव यानी मेंटली थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब ठीक नहीं होता, उनका आईक्यू थोड़ा कम होता है, ये होते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब उनमें मेंटल कुछ शायद प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती। कभी कभी किसी में नर्व सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम आती है, कुछ में मोर्टेलिटी रेट लेस होते हैं, मतलब डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे बीमार पैदा हो रहे हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब स्लो लर्नर क्या होते हैं, वो एक्टिविटीज़ वगैरह तो सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन वो क्या है, अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाया गया तो वो उतना जल्दी नहीं समझ सकते, यानी कि उनको थोड़ा टाइम लगता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, वो उतने फास्ट स्पीड से जितना एक नॉर्मल बच्चा समझ सकता है उतना वो नहीं समझते, वो होते हैं स्लो लर्नर्स। इनके बारे में आपको बताना है, पहले आप बता देना जैसे गिफ्टेड स्टूडेंट हैं तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर स्लो लर्नर में आपको ये बताना होगा स्लो लर्नर कौन होते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, टीचर्स का क्या रोल होगा, ये सब हमें बताना है। अब देखिए एक टॉपिक और था, फर्स्ट जनरेशन लर्नर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर वो लर्नर्स होते हैं जिनकी फैमिली में आज तक कभी कोई पढ़ा नहीं है और वो पहले ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का मौका मिला है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता होता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ना उनका कोई भाई बहन पहले पढ़ा, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनको खुद हेल्प की ज़रूरत होती है, तो पूरा टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। उन बच्चों का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड होना ही ज़रूरी नहीं है, ऐसे बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर क्रिएटिव थिंकर्स, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिविटी क्या होती है, जब हम कोई न्यू आइडिया न्यू कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाएँ। अब वो बच्चे कैसे होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, मतलब इच्छुक होते हैं नई नई चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, वो सीधे वो नहीं चाहते कि उनको सीधा आंसर बता दिया जाए, वो ये चाहते हैं कि उनको खुद से सोचने का मौका देना चाहे, अगर वो गलत भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, मतलब उनको समझें हम कि वो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब उनके डिफरेंट स्टेजेस हमें बतानी है। सबसे पहला प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन करना, फिर इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है, जो उनका आइडिया उनको फ़िल्टर करना, जो गलत है उनको थोड़ा ठीक करना। फिर इल्यूमिनेशन, फिर इवैल्यूएशन, फिर रिवीजन, मतलब पहले अपना आइडिया फिर चेक करना कि सही था कि नहीं, और गलत था तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो ये इनके स्टेजेस हैं क्रिएटिव थिंकिंग के। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन मीटिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। अब स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको, या कौन से बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स चाहिए। फिर आप ऊपर हेडिंग डालना रोल ऑफ टीचर, फिर आप एक्सप्लेन कर देना 10-12 पॉइंट कि टीचर उन्हें कैसे हेल्प कर सकती है। फिर नीचे 10-12 पॉइंट पेरेंट्स के लिख देना, 10-12 पॉइंट कम्युनिटी के लिख देना कि ये सब लोग उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो आज का हमारा है आज का हमारा डे था डे 1 फॉर DLED सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। ये थी हमारी सुपर रिवीजन मैराथन। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।